नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हमारा मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिस लेक्चर सीरीज में हम लोग ऑलरेडी 15 वीडियो या 15 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, उस पर डिस्कस कर चुके हैं। अब ये हमारा 16वां वीडियो है, ठीक है, 16वां लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या देखे, एक बार छोटे से धीरे से उसे रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश बंगाल में किस तरीके से विजय प्राप्त किया, ठीक है। यहाँ पे प्लासी की लड़ाई होती है, बक्सर की लड़ाई होती है। उन दोनों लड़ाई के क्या आउटकम हुए, कैसे वो लड़ाइयाँ हुई, कैसे क्या क्या हुआ, सारा चीज़ वो हमने देख लिया। लास्ट लड़ाई हमने बक्सर का देखा। बक्सर की लड़ाई की जो अंत है वो इलाहाबाद के संधि से होती है, और इलाहाबाद का दो संधि होता है, एक मुगल सम्राट, एक किसके द्वारा, एक मुगल सम्राट के द्वारा होता है, और दूसरी संधि किसके साथ में होता है, तो अवध के नवाब के साथ, ठीक है। इतनी सारी चीजों को हम ऑलरेडी देख लिया था। अब ये तो देख लिया, अवध के साथ संधि हो गया, मुगल सम्राट के साथ संधि हो गया, ये सारी चीजें हमने देख लिया, ठीक है, ओके, सबके साथ हो गया। अब बंगाल की क्या स्थिति रही, तो हम देखे थे कि मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है 1665 में, फरवरी 1665 में मीर जाफर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब भाई मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो फिर नवाब कौन बनता है, तो नजमदौला बनता है, वो भी तो कठपुतली नवाब बनता है, ठीक है। उसके साथ संधि होती है, उसके साथ संधि क्या होती है, तो हमने देखा था कि उसके साथ संधि होती है कि भाई नवाब भी तो तुम रखो, तुम नवाब बनो, कोई बात नहीं है, नवाबशिप आप रखिए, लेकिन 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 ऑल इन ऑल मालिक आप नहीं होंगे, ठीक है। अर्थात आप कठपुतली के तरीके से काम करेंगे, आप क्या होंगे, कठपुतली होंगे, और बाकी हम एक आपके नीचे एक असिस्टेंट आपके लिए नियुक्त करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, नायब सूबेदार कहेंगे, और ये हमारा दीवानी काम करेगा। अर्थात बक्सर के युद्ध के बाद पूर्ण रूप से जो बंगाल का नवाब है वो कठपुतली की सरकार बन जाती है, उसकी सेनाएं भंग कर दी जाती है, उससे सारा का मिलिट्री पावर छीन लिया जाता है, पुलिसिंग पावर छीन लिया जाता है, उससे दीवानी शक्ति छीन ली जाती है, ठीक है ना। सारा का सारा सिस्टम खत्म कर दिया जाता है। हमने ये देखा था कहां, इलाहाबाद की संधि में, जब मुगल सम्राट से 12 अगस्त, कब हुआ था इलाहाबाद की संधि, 12 अगस्त 1765 को जब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसमें हमने देखा था कि 26 लाख रुपया के बदले वो क्या करता है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दिया जाता है, ठीक है। अब दीवानी वसूलने का अधिकार किसे हो गया, अंग्रेज को। तो दीवानी वसूलने के लिए सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो हमने बताया था कि बंगाल में किसे, मोहम्मद रजा खां को, बिहार में सिताब राय को, और उड़ीसा में राय दुर्लभ को। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये 3 लोगों को उसने उप सूबेदार नियुक्त किया था। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, अब होता है बंगाल में एक टर्म आता है जिसे कहते हैं डुअल गवर्नमेंटशिप, अर्थात द्वैध शासन इन बंगाल। बंगाल में द्वैध शासन, एक्चुअली में द्वैध शासन कहीं ऐसा नहीं है, द्वैध शासन लिख करके या कुछ ऐसा कि हाँ भाई एक स्टाम्प पेपर पर द्वैध शासन की शुरुआत, या जैसे आजकल कोई आदेश छपता है तो गजेट ऑफ इंडिया में, राजपत्र में छपता है ना, तो इस तरीके से ऐसा नहीं था कि द्वैध शासन करके कोई वहां आदेश आया था, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि द्वैध शासन का नाम इतिहासकारों ने दिया, और उसका रीजन ये था कि देखिए यहां पर यह द्वैध शासन समझने वाली चीज है। आपको समझना क्या है इसे डुअल गवर्नमेंट में, सबसे पहला चीज है दीवानी राइट जो थी। दीवानी राइट कहने का मतलब राजस्व वसूलने, रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट होता है। देखिए आपको पता है कोई भी देश, कोई भी राज्य सिर्फ 2 चीजों पर मुख्य रूप से डिपेंड करती है, पहला उसका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, और दूसरा उसके पास आर्मी कैसी है। अगर ये दोनों चीज किसी भी देश का मजबूत है तो वो सुपर पावर हो सकता है। जैसे आज अमेरिका, अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी है, अमेरिका का आर्मी अच्छी है, ठीक है ना, दोनों का दोनों, अमेरिका का सेना और इकोनॉमी अच्छा है, आज देखिए अमेरिका सुपर पावर है, ठीक है। तो ये उस समय भी यही 2 चीजें थी। लेकिन बंगाल में स्थिति क्या हुई थी कि अंग्रेज दीवानी राइट, अर्थात इकोनॉमी जिससे बढ़ता है, राजस्व, राजस्व ही तो सबसे बड़ा उस समय का सोर्स ऑफ इकोनॉमी था, सोर्स ऑफ इनकम था राजा का, उस राज्य का सोर्स ऑफ इनकम क्या था, तो राजस्व था। वो राजस्व का राइट दे दिया जाता है किसे, अंग्रेजों को, पहला चीज। नवाब का सेना भंग कर दिया जाता है, चलो ओके। अब क्या होता है कि अंग्रेज ले लेते हैं दीवानी राइट, अर्थात राजस्व, अर्थात पूरा पैसा अंग्रेजों के पास होता है,
और नवाब तो उस समय भी नवाबशिप तो चल रही है ना, नजमुद्दौला नवाब बना, तो नवाब तो बना रहता है। अब भाई जो कलेक्शन नवाब के पास होना चाहिए था वो अंग्रेज कर रहा है, तो नवाब क्या करेगा, तो नवाब को भी बोलता है कि चिंता मत कीजिए नवाब साहब, आपको हम बेइज्जत नहीं करेंगे, आपको हम क्या करेंगे, आपको भी अधिकार देंगे, आप भी मजा लीजिए। नवाब बोला भैया हमको क्या दोगे, पैसा तो दे नहीं रहे हो, आर्मी तो दे नहीं रहे हो, तो दोगे क्या, बोला चिंता ना करिए ना, आप आराम से एडमिनिस्ट्रेशन संभालिए, प्रशासन संभालिए। मतलब देखिए जैसे जिला में या बीपीएससी के तहत पोस्ट निकलती है ना, कौन कौन सी पोस्ट निकलती है, सीओ का, सर्किल ऑफिसर का अलग होता है, ये रेवेन्यू ऑफिसर एक तरह से होता है, डीएसपी ये पुलिस का अधिकारी होता है, बीडीओ या एसडीएम ये अधिकारी होता है। तो बीडीओ और एसडीएम का क्या काम होता है, प्रशासन को संभालना। डीएसपी का काम क्या होता है, पुलिसिंग पावर है। सीओ का काम क्या होता है, राजस्व से संबंधित है। अब मान के चलिए कि सीओ और डीएसपी का काम किसी एक आदमी को दे दिया जाए और प्रशासन का काम एक आदमी को दे दिया जाए और ये दोनों के बीच में कोई संबंध ना हो, तब कैसे काम चलेगा। मान लीजिए एक एग्जांपल आप समझिए, यहां पर हमारे यहां मान लीजिए कि जहानाबाद, बिहार में एक जहानाबाद जिला है, तो जहानाबाद के डीएम है, ठीक है, और जहानाबाद के जो इंचार्ज होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर वो है, ठीक है, दो, और डीएसपी है, ये दोनों एक जगह है और ये डीएम साहब अलग है, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं ये अलग हैं। ऐसे तो डीएम को बहुत सारे पावर है, मजिस्ट्रेट का पावर है, बहुत सारा पावर है, लेकिन उस समय के सेंस में सिर्फ इनको मानिए कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। अब डीएम साहब हैं, अब कोई आदमी गया, एक पंचायत का मुखिया गया, सरपंच गया, बोला डीएम साहब देखिए हमारे खेत में पानी नहीं आ रही है, बांध बनवाने की जरूरत है, अगर बांध बनवा दिया जाए, ठीक है ना, नहर ले आया जाए तो लगभग 10 गांव में अच्छी कृषि हो पाएगी। चलो प्रशासन का भार किसके पास, ये रेवेन्यू ऑफिसर के पास नहीं जा सकता, डीएसपी के पास नहीं, या एसपी के पास नहीं जा सकता, किसके पास ही जाएगा, तो डीएम के पास में जाएगा। क्यों, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा पावर किसके पास है, डीएम के पास है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। चलो तो अब मान लिया जाए डीएम साहब बोले कि ठीक है भैया अब आपका हम इलाज कर देंगे, 10 गांव में बांध बनवाना नहर। अब डीएम साहब ओके कर देंगे अगर, तो आप समझिए कि डीएम साहब बांध कहां से बनवाएंगे, उनको तो पैसा चाहिए ना। और डीएम साहब का और रेवेन्यू ऑफिसर का कोई आपस में लिंक ही नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं, काम कैसे होगा। आज का जो गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, डीएम, रेवेन्यू ऑफिसर, ये सब आपस में लिंक हैं, सरकार की योजनाएं आती है, सरकार का फंड एलोकेट होता है और डीएम साहब उस पर काम करते हैं। लेकिन यही चीज समझने वाली है, बंगाल के नवाब के साथ में क्या हुआ, बंगाल के नवाब के साथ हुआ, नवाब को बोला गया भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन को संभालिए। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीजें, सड़क बनाना, तो कृषि से संबंधित, तो और भी बहुत सारी हजार चीजें एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, लोगों का ध्यान रखना, ये सब सारा चीज था। ठीक है, बात समझ गए। और अंग्रेज के पास क्या था, तो भाई पुलिस की पावर, निजामत राइट अंग्रेज को, दीवानी राइट राजस्व वसूलने का अंग्रेज को, यहां तक कि जुडिशियल राइट, दीवानी के राइट के अंतर्गत ही जुडिशियल राइट आता था, वो जुडिशियल राइट भी किसको, अंग्रेज को। अब आप समझिए अंग्रेज जो पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहते थे, मुनाफा कमाना चाहते थे, उन्हें क्या मतलब है कि किसान मर रहा है, रोड है कि नहीं है, पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बांध है कि नहीं, नहर है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि नहीं, क्या मतलब उनको तो जो पैसा चाहिए था वो पैसा मिल रहा था। और जब ये हालत हो गई कि नवाब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया, ठीक है, और अंग्रेजों के ऊपर पावर था, मेन पावर तो इनके पास था, नवाब के पास तो कोई पावर नहीं था, तो ये लड़ाई हो गई बंगाल में, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेज पावर, उत्तरदायित्व वर्सेज क्या, शक्ति। और ये जो विभाजन हुआ ना उत्तरदायित्व और शक्ति का, इसी विभाजन को कहा जाता है ड्यूअल गवर्नमेंट। बात समझ में, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसे ही क्या कहा गया, तो इसे ही ड्यूअल गवर्नमेंट का रूप दिया गया और इसे ही कहा गया कि भाई बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट है, अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन नवाब के पास, और पावर या दीवानी राइट या कहें निजामत राइट, निजामत राइट का मतलब पुलिसिंग राइट और जुडिशियल राइट होता है, ठीक है ना, ये किसके पास आ गई, तो कंपनी के पास में आ गई। तो अधिकारों का जो बंटवारा हो गया, अधिकार और शक्ति का जो बंटवारा हो गया, इसी को कहा गया ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। ठीक है, अब चलिए ये तो समझ गए कि ड्यूअल गवर्नमेंट क्या हो गया, नवाब हो गया पंगु,
कंपनी मालेमाल होते जा रहा है। अब कंपनी क्या करने लगा, कंपनी बोला भाई, कंपनी 3 लोग को नियुक्त कर दिया, हमने बताया सिताब राय, मोहम्मद रजा खान और राय दुर्लभ, ये तीनों को नियुक्त कर दिया। कंपनी खुला छूट दे दिया कि आप जितना ज्यादा किसानों को लूट सकते हो आप लूटो, उसे रोक टोक करने वाला तो कोई था नहीं। किसानों की हालत बहुत दयनीय होती चली गई, यहां तक के कई बार तो पूरा का पूरा फसल ले लिया जाता था, पूरा का पूरा फसल उससे रेवेन्यू के रूप में ले लिया जाता था। अंग्रेजों की मार तो थी ही थी, साथ में जो जमींदार वर्ग थे वो भी बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे, वो भी अपना उल्लू सीधा करने में लग गए। ठीक है, शायद ये परिणाम उसी समय का मिल रहा था कि जब रॉबर्ट क्लाइव जीत करके आया था तो लोग तालियां बजा रहे थे। चलिए ये चीजें समझ में आ गई। अब यहां पे हम समझते हैं कि भाई अंग्रेज प्लासी जीत गया, प्लासी जीतने के बाद चलो ठीक है, पूर्ण रूप से सत्ता वो नहीं ले पाया, ठीक है ना, उसकी रणनीतिक विजय थी, उसकी सैनिक विजय नहीं थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों की शक्ति में वृद्धि हुई, पहली चीज। उसके बाद बक्सर में तो पूर्ण रूप से सैनिक विजय हो गई इनकी। जब पूर्ण रूप से यह विजय प्राप्त कर लिए, एक शक्ति के रूप में भारत में उभरे अंग्रेज, इनका कोई कंपेटिटर नहीं था, तो एक सवाल तो आना लाजमी है कि भाई बंगाल में डुअल गवर्नमेंट क्यों आया, बंगाल में अंग्रेज खुद शासक क्यों नहीं बन गए। अगर आपके दिमाग में यह सवाल आया तो आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है, और अगर यह सवाल आपके मन में नहीं आया तो मान के चलिए कि अभी और भी ज्यादा कंसंट्रेट होने की जरूरत है। ठीक है, अब जब अंग्रेज बक्सर जीत लिए, बक्सर में मुगल सम्राट तक को हरा दिए, पूरा का पूरा बंगाल तो पहले प्लासी में भी हरा चुके थे, अब पूरा बंगाल उनके कंट्रोल में था। वो चाहते तो आराम से इसको कंट्रोल कर सकते थे, बंगाल को अपना शासन उसके अपने हाथ में ले सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिए, डुअल गवर्नमेंट क्यों लाना पड़ा उनको, क्यों वो दीवानी राइट से अपने आप को संतुष्ट कर लिए, और वही दीवानी राइट पूरे बंगाल में अराजकता का माहौल फैला दिया। क्यों, क्योंकि भाई अब जनता लाचार हो चुकी थी, किसान को उत्पीड़न किया जा रहा है, व्यापारियों से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, खाने के लिए पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब लोग शिकायत करे तो किसे करे भाई, पुलिस के पास जाए, पुलिस अंग्रेजों का, नवाब के पास जाए तो नवाब के पास में कोई पावर नहीं, बस पंगु बने हुए हैं, वो नाम के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया, लेकिन कोई शक्ति नहीं, कोई पैसा नहीं है। नवाब करेंगे तो क्या करेंगे भाई, ये तो पूरा पंगे वाली बात हो गई, पूरा मुश्किल बात हो गई। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि अंग्रेज विजय के बावजूद ड्यूअल गवर्नमेंट क्यों लाया, अपने आप को पूर्ण रूप से बंगाल में स्थापित क्यों नहीं किया। तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि उस समय अंग्रेज पूर्ण रूप से बंगाल से बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे। वैसे तो 1633 में ही बालासोर में एक कारखाना लगा लिए थे, उसके बावजूद अगर ये डायरेक्ट शासन का बागडोर अपने हाथ में लेते तो जनता में विद्रोह फैल सकता था, पहला कारण। दूसरा कारण, कंपनी के पास इतने लोग नहीं थे जो उस पूरे बंगाल जैसे बड़े एरिया, बंगाल का मतलब आप समझ रहे हैं, बंगाल का मतलब आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, आज का बिहार, आज का झारखंड, आज का उड़ीसा, इतना बड़ा एरिया को संभालना भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। और बंगाल के पास में इतने कर्मचारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतने कर्मचारी नहीं थे कि वो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके। अगर कोई सवाल पूछ दे कि बक्सर के युद्ध के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना शासन क्यों नहीं स्थापित किया, पूर्ण रूप से कंट्रोल में क्यों नहीं लिया, तो इसका सबसे बड़ा कारण कि पहला जनता के विद्रोह का डर, और दूसरा उसके पास में क्या, लोगों की कमी थी, कर्मचारियों की कमी थी। रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। आप तो देखे होंगे कर्नाटक के युद्ध से लेकर के प्लासी के युद्ध में कूटनीति ही कूटनीति, उसकी चालबाजी ही तो थी, उसके पास में दिमाग ही तो था कि वो एक क्लर्क से लेकर के कहां गवर्नर तक के बन गया। ठीक है ना, पूरा भारत विजय में अगर बोला जाए कि सबसे पहला अंग्रेज कौन है जो भारत विजय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो वह है रॉबर्ट क्लाइव। डलहौजी ये सब तो बाद में आया, ठीक है, तो चालबाजी उसके पास थी। उसने दिमाग लगाया कि देखो भाई हमारे पास तो ज्यादा कर्मचारी नहीं है, तो ऐसा काम करते हैं ना, नवाब को लोग इज्जत भी करते हैं,
ठीक है ना, नवाब अगर कर देंगे तो बंगाल में लोगों के मन में एक चीज रहेगा, हाँ नवाब है नवाब है नवाब है, ठीक है ना। तो वो प्रशासन का भार नवाब को देते हैं ताकि जनता के मन में असंतोष का भाव भी पैदा नहीं होगा। और जो मेरा काम है, अपना काम क्या है, अपना काम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना है, तो हम अपना मेन काम ले लेते हैं, पुलिस कंट्रोल कर लेते हैं, न्याय की व्यवस्था कर लेते हैं, और क्या कर लेते हैं, दीवानी राइट ले लेते हैं। तो ये कारण था ड्यूअल गवर्नमेंट। सवाल आएगा कि ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन बंगाल में किसने लगाया, तो किसने लगाया, लॉर्ड क्लाइव ने। किसने लगाया, लॉर्ड क्लाइव ने। आगे देखेंगे, आगे आने के बाद इसे खत्म कर दिया जाता है। चलो इतनी चीजें समझ में आ गया। ड्यूअल गवर्नमेंट आया, हमने पहले ही बताया था, लूट स्टार्ट हो चुकी है बंगाल में। अब रोकने वाला कौन है, अंग्रेजों को। अंग्रेज के बस चले तो लाश से भी वो पैसे निकाल लें, ये करतूत उनकी हो चुकी थी। अगर कोई ऐसा मशीन होता कि इधर आदमी के लाश को डाला जाए और उधर 2-4 रुपया निकल जाए, 2-4 पाउंड निकल जाए, तो अंग्रेज वैसा भी करने को तैयार थे। पूरी खुली लूट, निर्लज्जतापूर्ण लूट स्टार्ट हो चुकी थी। कहां, तो बंगाल में। ठीक है, पूरा मुनाफा ही मुनाफा कमाना चाहती थी, बाकी कोई मतलब ही नहीं था, किसी को किसी चीज से मतलब नहीं था, बस चाहते थे जितना ज्यादा पैसा से पैसा हम कमाएं। ओपन लूट स्टार्टेड इन बंगाल। ट्रेड प्रॉफिट ही प्रॉफिट चल रहा है। अब इतना प्रॉफिट हो रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम में कंपनी भाग लेने लगी, तो आपको क्या लगता है ब्रिटेन का गवर्नमेंट चुप बैठेगा? बोला देखो भैया, हमने तो तुम्हें बोला था कि व्यापार करो जा करके, और तुम कर क्या रहे हो वहां पे, तो लूट रहे हो पैसा, बंगाल को अधिकार में ले रहे हो, राजस्व की शक्ति प्राप्त करो, तुम ट्रेड नहीं कर रहे हो, अब तुम तो भारत के मालिक बनने वाले हो, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, कमीशन हमको भी दो। और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना शेयर मांगना स्टार्ट कर देती है उसी समय से। और 1767 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को 4 लाख पाउंड पैसा देती है। और अगर एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि 1766 से लेकर के 1768 तक लगभग 53 लाख पाउंड, 53 या कुछ 56 लाख, सॉरी 57 लाख पाउंड भारत से अर्थात बंगाल से ब्रिटेन भेजा गया। समझिए कितना उनको, कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ और कितना ज्यादा वो इसका फायदा उठाया और कितना लूट स्टार्ट किया। इसके साथ साथ एक और चीज बताया जाता है कि जब डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था तो उस समय, ठीक है ना, कंपनी को बड़ा जबरदस्त फायदा हुआ भाई, कंपनी को बड़ा जबरदस्त फायदा हुआ, होगा ही होगा क्योंकि खुली लूट स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन इस लूट में हो क्या रहा था कि पूरा बंगाल में अराजकता का माहौल फैल गया था। अंग्रेज लोग तो खूब माले माल और खुश होते जा रहे थे, लेकिन भारतीय बंगाल जो सोने के चिड़िया कहलाती थी, ठीक है ना, या सोने का चिड़िया का वो जो हार था, वो धीरे धीरे लोहा भी नहीं भैया, लकड़ी में बदल गया, वो भी बेकार सा लकड़ी, सड़ा हुआ लकड़ी, अर्थात बंगाल की दुर्दशा हो गई स्टार्ट। आपको पता होगा 1770 में बंगाल में एक बहुत जबरदस्त फेमाइन आया था, बहुत जबरदस्त अकाल आया था, और उस अकाल में मिलियन ऑफ पीपल मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि उन सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं, कृषि का कोई व्यवस्था नहीं, और लगान टैक्स, तो टैक्स भाई 20%, 80%, 90%, कभी कभी तो 100% तक के टैक्स ले लिया जाता था। लोगों के पास में कुछ सेविंग नहीं थी, अनाज खाने को अनाज नहीं थे, लाखों करोड़ों लोग उस समय 1770 के बंगाल के अकाल में मारे गए। ठीक है, इतनी चीज तो समझ गए। यहीं से स्टार्ट हो जाती है ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, और अब बाद में देखेंगे दादा भाई नौरोजी ने इस सबसे पहले भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी प्रकाशित किया था। ये भी सवाल कई बार आता है, याद रखिएगा। तो हम देख रहे हैं लूट स्टार्ट हो चुकी है, पूर्ण रूप से अराजकता। अब भाई बंगाल के लोग जाएंगे भी तो कहां जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, लास्ट में मरने के अलावा, मतलब शायद ऐसी हालत भी हो गई हो कि भूख लगी है तो पेट की आग बुझाने के लिए हाथ को काट करके खाना पड़ा हो। इस तरीके से हो गई, पूर्ण रूप से अराजकता का माहौल हो गया। और जैसे ही अराजकता का माहौल इस तरीके से भयावह स्थिति बंगाल की हो गई, अंग्रेज पैसे के चकाचौंध में ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना,
तो आप क्या मानेंगे कि ड्यूअल गवर्नमेंट जो क्लाइव लाया था वो सक्सेसफुल था या फेलुअर था? अगर मेंस में सवाल आ जाए कि ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल इज ए बून और बेन, क्या था, सक्सेसफुल था या फेलुअर था? तो ये पूर्ण रूप से फेल हो गया, असफल हो गया। ठीक है। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग यहां का गवर्नर बन के आता है बंगाल का। कौन आता है? वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बन के आता है और देखता है कि यार यहां तो महामारी फैली हुई है, पूरा का पूरा बुरा हाल हो रखा है, क्या किया जाए? बंगाल के नवाब को नवाबशिप दे दिया गया है, कोई मतलब नहीं है, बैठा पड़ा है ऐसे ही। तो सबसे पहले उसने काम किया, बोला भाई बंगाल में अब ड्यूअल गवर्नमेंट नहीं चलेगा, ये ड्यूअल क्या होता है, कुछ वैसा नहीं होगा। और नवाब साहब आप क्या कर रहे हैं, आप फालतू के बैठे हो, ना तो पैसा है आपके पास, ना पावर है, आप करोगे क्या, छोड़ो नवाबशिप, अपना नवाबी हटाओ यहां से। और वो नवाब साहब से उसका नवाबी छीन लेता है। कौन छीन लेता है? वारेन हेस्टिंग्स। और नवाब, बंगाल के नवाब को पेंशन पर बोलता है भैया आप जाओ मस्ती करो, 16 लाख रुपया हमसे ले लेना आप और मस्ती करो, मजे लो, आपको जरूरत नहीं है। और पूरा का पूरा प्रशासन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। कौन ले लेता है? वारेन हेस्टिंग्स। 1772 में सवाल आएगा कि ड्यूअल गवर्नमेंट को कब समाप्त किया गया? 1772। कब लागू किया गया? तो अगस्त 1765 में। ठीक है, टोटली फेल हो चुका था। ये थी पूरी की पूरी ड्यूअल गवर्नमेंट की, द्वैध शासन की पूरी कहानी थी। इसके साथ साथ वो जो हमने बताया, जब नवाब को ही हटा दिया गया तो डिप्टी नवाब, नायब सूबेदार, ये सब जो सिताब राय, ठीक है ना, ये सब जो थे उनको रखकर क्या करता, उनको भी हटा दिया। और कलकत्ता में एक राजस्व बोर्ड का स्थापना किया, राजस्व बोर्ड का स्थापना किया। और उधर से ही, और उस समय देसी कलेक्टर जो होते थे, जमींदार होते थे टैक्स वसूलने के लिए, उस सबको हटा करके कलेक्टर के पद पर किसको नियुक्त किया? तो इंग्लिश कलेक्टर को। ठीक है। और यहां से फिर बंगाल में अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो जाता है। और तुरंत आप जानते हैं 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए आता है? नाम ही है इसका, रेगुलेट, टू रेगुलेट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इस तरीके का लूट मचा रखी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को गया और वो क्या बोला कि भाई ये लूट मचाना बंद करो। और कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहली बार एक्ट 1773 ईस्वी में आया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। ठीक है, ये हम लोग पॉलिटी में भी देखे हैं। आप पॉलिटी का मेरा लेक्चर से वीडियो में जाकर के 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप देख सकते हैं, अच्छे से बताया गया है वहां पे। और 1773 में ही जो वारेन हेस्टिंग थे वो तो यही थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत की जितनी प्रेसिडेंसी थे अंग्रेजों का, वो बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया। पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, ये पूरी चीजें थी हमारी किसके बारे में? तो ड्यूअल गवर्नमेंट के बारे में हमने देख लिया, सारा चीज देख लिए कि किस तरीके से प्लासी के युद्ध हो, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि होते हुए ड्यूअल गवर्नमेंट आया बंगाल में। और किस तरीके से बंगाल, जो जिसका पताका आसमान में लहराता था, अब वो जमीन के 10 फीट नीचे गड्ढा खोदा गया और उसके अंदर डाल दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अंग मैसूर के बारे में। बंगाल तो विजय, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ये यहाँ पे ये ऐसे 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 अपना ये बंगाल चला गया, ऐसे 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 करके ये। ठीक है, ये पूरा बंगाल पे कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ आपको पता है हैदराबाद, कर्नाटका, ये पूरा का पूरा तो कवर ही था अंग्रेजों का कर्नाटक युद्ध के बाद। इधर बंबई पूरा कवर ही था। फिर आता है अंग्रेजों की कहानी आती है मैसूर के पास में। और अगला जो लेक्चर है हमारा, उसमें अब देखेंगे 2-3 पार्ट में हम लोग मैसूर का विजय की कहानी देखेंगे। हैदर अली, टीपू सुल्तान के वीरता की बातें करेंगे हम लोग। ठीक है, वहां पर टीपू सुल्तान से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट मिसाइल मैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है टीपू सुल्तान को। ठीक है ना, तो बहुत नया सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा आपको, अपने भारतीय इतिहास पर गौरव होगा। ऐसी चीज आगे आने वाले लेक्चर में सीखने को मिलेगा। जिस तरीके से आप देखें कि बंगाल का सिराजुद्दौला, मीर जाफर, ये सब जो नवाब था वो काम लायक नहीं था, उतना योग्य नहीं था। लेकिन आप वहीं मैसूर में जब अंग्रेजों की लड़ाई होती है तो आप देखेंगे वहां पर एक से एक योग्य
शासक से अंग्रेजों की भिड़ंत होती है, लेकिन अफसोस कि वो योग्य शासक टिक नहीं पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली कहानी हमारी, अंग्रेजों की विजय अभी चलते रहेगी, अनवरत चलते रहेगी, जब तक हम उसे लात मारकर फेंक ना दें। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए और मजे लीजिए। अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।